नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इनफाइनाइट साइंस क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट नंबर 1 पढ़ा था। पिछले पार्ट में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा, लेकिन लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक था। अब के इस सेकेंड पार्ट के अंदर हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानेंगे, रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन, इन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो समय ना बर्बाद करते हुए मैं इन टॉपिक को आगे कंटिन्यू करता हूं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि हमारे सेकंड पार्ट में, वो है रिडॉक्स रिएक्शन। उससे पहले आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको रिडॉक्स की डेफिनेशन लिखवा देता हूं। रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन देखो, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो काम अगर एक साथ हो रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं तो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ये क्या हो जाएगा आपका? रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखो, रिडक्शन में RED, इससे आप समझ लो रिडक्शन हो रहा है, और OX से ऑक्सीडेशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दैट केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously is called redox reaction। मैंने क्या लिखा यहां पे? मैंने लिखा रिडॉक्स रिएक्शन, RED मतलब रिडक्शन हो गया, OX मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों काम एक साथ हो जाए, एक समय पे हो जाए, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? दैट केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो, रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको समझने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमको रिडक्शन के बारे में पता होना चाहिए और साथ ही साथ हमें ऑक्सीडेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों के बारे में समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग इस पर एग्जाम्पल समझेंगे। देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कई तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। मैं इनमें डिफरेंस के तौर पे आपको यह समझा देता हूं। जैसे मान लो मैं एक तरफ लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरी तरफ लिख रहा हूं मैं रिडक्शन रिएक्शन। होता क्या है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन किस में ऐड होगी? तो देखो, वो रिएक्टेंट में ऐड होगी। तो पहला पॉइंट तो मैं इसमें ये लिख सकता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लोग बात करें तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है। अगर रिडक्शन के लिए यही बात करें ऑक्सीजन के केसेस में, तो यहां आ जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द रिएक्टेंट। इसे क्या जाएगा? इसे रिडक्शन रिएक्शन कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग समझे तो हम ये भी कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी अगर ऑक्सीजन ऐड होती है तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और इसकी जगह अगर हाइड्रोजन निकलती है किसी रिएक्टेंट से तो उसे भी हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। आप यहां पे भी समझ सकते हैं इसे, यहां आ जाएगा एडिंग ऑफ हाइड्रोजन।
एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे भी हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझ सकते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और वहीं अगर हम लोग बात करें रिडक्शन में, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। एक तरीका और है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसका अपोजिट हो जाएगा, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर मान लो कोई रिएक्टेंट है और उसमें ऑक्सीजन आकर के ऐड हो जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। और वहीं अगर मान लो ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट से बाहर निकल जाती है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द रिएक्टेंट, तो इसे हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। अगर हाइड्रोजन रिमूव होती है रिएक्टेंट से तो इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। और वहीं अगर हाइड्रोजन ऐड होती है रिएक्टेंट में तो इसे रिडक्शन रिएक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट में से निकलते हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। और इसका अपोजिट हो जाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट का तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और वहीं अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट का तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो इनमें से दो पॉइंट जो सबसे ऊपर के दे रखे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले, ये तो 10th क्लास में आपके काम आएंगे। बाकी नीचे के दो जो पॉइंट है वो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम की अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देखने को मिलती है। ये एक एक्टिविटी भी है आपकी एनसीईआरटी में। मैग्नीशियम के रिबन को जब बर्न किया जाता है, यानी उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है, उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब अगर इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग नोटिस करें तो इसमें मैग्नीशियम है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। हमें कैसे पता चला उसका ऑक्सीडेशन हुआ है? तो देखो जो मैग्नीशियम है उसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है। रिएक्टेंट में अगर आप देखते हो तो मैग्नीशियम अकेला है, लेकिन प्रोडक्ट में आप देखोगे तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन भी है। वहीं अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की तो उसका रिडक्शन हुआ है क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकली है। इसे एक तरीके से और समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे। मैग्नीशियम है वो न्यूट्रल है, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नीशियम है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का नंबर बराबर है। 12 ही उसमें इलेक्ट्रॉन है और 12 ही प्रोटॉन है, इसका मतलब ओवरऑल वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है। वहीं अगर ऑक्सीजन की बात करें, वो डाई एटॉमिक फॉर्म में मिल रहा है, वो भी न्यूट्रल है। तो दोनों के दोनों रिएक्टेंट है वो न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही इनके बीच में रिएक्शन होती है और इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाता है। वहीं अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो उस पर -2 चार्ज आ जाता है। तो आप देख सकते हो मैग्नीशियम है वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब आप प्रोडक्ट देखते हो तो प्रोडक्ट में +2 चार्ज आ गया, यानी 0 से +2, यानी इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया। वहीं अगर ऑक्सीजन को नोटिस करें तो ऑक्सीजन भी न्यूट्रल है, उस पर चार्ज 0 है। और वहीं अगर हम लोग ऑक्सीजन को प्रोडक्ट में देखते हैं तो उस पर -2 चार्ज है। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो गया, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन कहलाता है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
अच्छा, एक चीज़ आप और इसमें समझ सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहा जाता है? जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। यानी जो सामने वाले का तो ऑक्सीडेशन करे और खुद का रिडक्शन हो जाए, वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसका खुद का तो ऑक्सीडेशन होता है और सामने वाले का वो रिडक्शन करता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक भी है। आप तो बस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचान लो, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे आप रिड्यूसिंग एजेंट बोल दो, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दो। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी आप जब आंसर करते हो तो आपको हमेशा रिएक्टेंट से आंसर देना है, क्योंकि प्रोडक्ट तो बन चुका है। ठीक है, और रिएक्टेंट में हुए बदलाव के कारण ये प्रोडक्ट बना है। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ भी अगर आपको ढूंढना है या आपको उसका आंसर देना है तो आपको हमेशा रिएक्टेंट से देना है, प्रोडक्ट से कभी भी नहीं देना। ठीक है, अगर ऑप्शन में कोई प्रोडक्ट से दे रखा है कंपाउंड तो आप उसको उसी टाइम एलिमिनेट कर दो। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको? देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कहते किसको है? जैसे मान लो मैं अपनी ऑक्सीजन किसी सामने वाले को दे दूं, तो सामने वाले का मैं क्या कर रहा हूँ? उसे ऑक्सीजन दे करके उसमें एडिंग ऑफ ऑक्सीजन कर रहा हूँ, यानी उसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ। और वहीं अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे अंदर से ऑक्सीजन निकल रही है, इसलिए मेरा खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा? अगर मैं सामने वाले से ऑक्सीजन ले लूँ, तो सामने वाले से अगर मैंने ऑक्सीजन ले ली तो सामने वाले में लॉस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। इसका मतलब सामने वाले का रिडक्शन हो गया, जबकि ये ऑक्सीजन मेरे में ऐड होगी, इसका मतलब मेरा ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस तरह से भी आप इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आप समझ सकते हो। यानी कुल मिलाकर के बात यह है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी मेरी बात। ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इसमें। मैं इसे मिटा देता हूँ। अब देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। यह आपकी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। जब कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो वाटर और कॉपर बनता है। ठीक है, वैसे भी आपको पता है, रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा है, हाइड्रोजन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, वो इसे हटा देगा। ठीक है, अगर इस रिएक्शन को हम लोग नोटिस करें तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमने नोटिस किया कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। वही अगर हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब आप प्रोडक्ट में नोटिस करते हो तो हाइड्रोजन अब वाटर बन चुका है, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है। और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। देखो, बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल है ये। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखो, इसमें अगर हम लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अगर पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे हम लोग? तो हम लोगों को पता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वहीं अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आ गया होगा आपको? बिल्कुल इजी सा टॉपिक है ये आपका। ये इक्वेशन भी आपको समझ में आ गई? आपको समझ में आ गया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है।
अगर कोई बच्चा इसे नोट करना चाहे तो साथ साथ नोट भी कर सकता है, अपने नोट्स बना सकता है। ठीक है। और अगर किसी को नोट्स की नीड है तो वो नोट्स के लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख देगा, मैं उसे नोट्स सेंड कर दूंगा। इसका एक तरीका और होता है, ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे भी हम लोग इसे समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए हैं। कॉपर ऑक्साइड की अगर बात की जाए तो ये कंपाउंड है जिसमें कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसलिए कॉपर पे +2 चार्ज आ गया और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज। वहीं अगर हाइड्रोजन की बात करें तो वो न्यूट्रल है, वो डाइएटॉमिक फॉर्म में है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। और प्रोडक्ट में अगर हम लोग वाटर की बात करें तो हाइड्रोजन पे +2 चार्ज है और ऑक्सीजन पे -2, और कॉपर पे कोई चार्ज नहीं है, कॉपर आपका न्यूट्रल है। अब यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर समझ सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। तो कॉपर की अगर बात की जाए तो कॉपर पे +2 चार्ज है, वहीं अगर हम लोग प्रोडक्ट में देखें तो कॉपर पे कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब इसका चार्ज गिर गया है, डिक्रीमेंट हो गया है। और ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज होता है जिससे हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है। वहीं अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब हम लोग वाटर को नोटिस करते हैं तो वहाँ पे +2 चार्ज है, यानी 0 से +2, यानी कि इसमें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ जाते हैं। ये भी आपकी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है जिसमें जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन के साथ हो रही है और जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। इस रिएक्शन को अगर आप नोटिस करो तो देखो जिंक ऑक्साइड है, जिंक के पास ऑक्सीजन है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्ट में जिंक है, उसकी ऑक्सीजन निकल चुकी है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन गई और वो जिंक में कन्वर्ट हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो इसका मतलब जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। वहीं अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो देखो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है। देखो इसमें हो सकता है आपको ऐसा नोटिस हो कि वीडियो से मेरी ऑडियो मैच नहीं कर रही है, क्योंकि असल में जब ये मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम पर माइक मेरा स्विच ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से मेरी ऑडियो नहीं आ पाई। अब मैं इसमें दोबारा से अपनी ऑडियो को इंसर्ट कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो के साथ साथ में मैं बोल करके इसे एक्सप्लेन कर दूँ। लेकिन जब मैंने इसे पढ़ाया था, समझाया था बोर्ड पे, तो उस टाइम पर मैंने अलग तरीके से समझाया था, अब मैं इसे अलग तरीके से ऐड कर रहा हूँ। तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आए। अब देखो मैंने क्या किया, इसमें मैंने यहाँ पर लिखा है कार्बन है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई है। किस आधार पे लिखा है ये मैंने, क्योंकि रिएक्टेंट में कार्बन है और प्रोडक्ट में आप कार्बन मोनोऑक्साइड देखते हो, यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गई है। और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी कार्बन का हुआ है ऑक्सीडेशन और जिंक ऑक्साइड का हुआ है रिडक्शन। ठीक है। और आपको मालूम है जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और वहीं अगर हम लोग जिंक ऑक्साइड की बात करें, उसका रिडक्शन हुआ है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो कार्बन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट और जिंक ऑक्साइड हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल इजी है। अगर आप लोगों को और भी ऐसे एग्जाम्पल चाहिए तो आप कमेंट में मुझे मैसेज कर देना,
मैं और कई सारे एग्जांपल आपको करवा दूंगा बोर्ड पे, और जो प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं रेडॉक्स रिएक्शन से रिगार्डिंग, वो भी आपको मैं यहाँ बोर्ड पे समझा दूंगा। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ इसका। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। देखो, जिंक की रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ। अब आपको मालूम है जो जिंक है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था जिंक है वो ऊपर आता है और कॉपर आपका नीचे आता है। तो जिंक जाएगा और कॉपर को हटा देगा। ऐसे में क्या कंपाउंड बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे हम पता कर सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जिंक की अगर बात की जाए तो जिंक आपका न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, हाँ, अगर ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस पर चार्ज आ जाएगा। अगर सिंगल आपका जिंक का एटम है तो उस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है जिसमें कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और सल्फेट ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। तो इसलिए कॉपर पे +2 चार्ज और सल्फेट पे -2 चार्ज। अच्छा, ये गलती से मैंने जिंक के ऊपर +2 लगा दिया था। जिंक आपका न्यूट्रल एटम है, इसने अभी तक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं दिखाया है, इसलिए ये आपका न्यूट्रल रहेगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग प्रोडक्ट में देखें तो जिंक सल्फेट के साथ जुड़ चुका है, जिसकी वजह से जिंक पे +2 चार्ज आ गया और सल्फेट पे -2 चार्ज आ गया। अब यहाँ पर कॉपर आपका अलग हो चुका है, तो कॉपर न्यूट्रल रहेगा। अब अगर आप इस केमिकल रिएक्शन को देखें तो आपको पता चलेगा जिंक आपका न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन वही अगर आप प्रोडक्ट में देखते हो तो जिंक के ऊपर +2 चार्ज आ चुका है। तो इसका मतलब 0 से +2 यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या कहलाएगा? ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जिंक का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। वहीं अगर बात की जाए तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब जिंक एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब सल्फेट को अगर आप नोटिस करो तो सल्फेट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में सेम ही ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी -2 चार्ज है। तो ना इसमें इंक्रीमेंट हुआ ना डिक्रीमेंट हुआ। लेकिन कॉपर की अगर बात की जाए तो वो +2 से 0 हो गया, यानी कि चार्ज डिक्रीज़ हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो गया। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो इसका मतलब कॉपर का रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो इसमें रिडक्शन किसका हुआ है? कॉपर का। और आपको मालूम है जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। कई सारे मैंने एग्जांपल दिए आपको रेडॉक्स रिएक्शन के, इसके आधार पे आप समझ सकते हो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहा जाता है। ठीक है, एक बार और दोबारा समझ लो। जिंक पे कोई चार्ज नहीं है, जिंक न्यूट्रल है। और वही अगर आप देखो तो जिंक पे +2 चार्ज हो चुका है, यानी चार्ज बढ़ा है। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए मैंने जिंक के आगे ऑक्सीडेशन लिखा। वहीं अगर हम लोग कॉपर की बात करें तो कॉपर का जो चार्ज है वो +2 से 0 हो गया है, यानी चार्ज डिक्रीज़ हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब कॉपर का क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। क्लियर है?
तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रेंसिडिटी। अब क्या होता है ये रेंसिडिटी? तो आप लोग मेरे साथ इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। जो मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है? फूड का ख़राब होना रेंसिडिटी कहलाता है। जब भी फूड है वो ऑयल, जो हमारा फूड है अगर उसमें ऑयल और फैट है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो इसका मतलब फूड हमारा रेंसिड हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। व्हेन फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट कम्स इन कांटेक्ट विथ मॉइस्चर बोल दो आप, या फिर एटमॉस्फेरिक गैसेस बोल दो, या एयर बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब भी हमारा जो फूड होता है वो ऑयल और फैट अगर उसमें कंटेन है, उसमें मौजूद है, और अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है, रेंसिडिटी क्या होता है? व्हेन फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट कम्स इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, देन द फूड बिकम्स रेंसिड, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, आप इसे आराम से याद कर सकते हो। यानी कुल मिलाकर के रेंसिडिटी का मतलब होता है कि फूड जिसमें आपके फैट है, ऑयल है, वो अगर मॉइस्चर या एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऐसे में वो रेंसिड यानी ख़राब हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी बोलेंगे। ठीक है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंगस की अगर बात की जाए, जैसे कि आपके बैक्टीरिया हो गए, ये क्या करते हैं? हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, और यहाँ हम लोग बैक्टीरिया या फंगस की बात नहीं करेंगे, हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। ठीक है, अब क्या क्या तरीका है इस फूड को ख़राब होने से बचाने का? क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, फूड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, और अगर मान लो फूड का ऑक्सीडेशन और वो अगर ख़राब हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कुछ मेथड्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग फूड को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड फ्रॉम ये रेंसिडिटी हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से मेथड है जो रेंसिडिटी से बचाने का काम करते हैं? तो पहला तरीका हो गया वैक्यूम पैकिंग। अगर हम लोग फूड की वैक्यूम पैकिंग करते हैं, यानी उसमें जितनी भी एयर मौजूद है उसे बाहर निकाल देते हैं, तो ऐसे के अंदर हमारा फूड है वो ख़राब नहीं होगा। एक और तरीका है, अगर हम लोग चाहें तो फूड को एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर से क्या फ़ायदा होगा? कंटेनर में एयर नहीं होगी,
और एयर नहीं है इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं है तो फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे में भी फूड आपका ख़राब नहीं होगा। एक तरीका और है, नाइट्रोजन पैकिंग की जा सकती है। देखो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के मुकाबले लेस रिएक्टिव होती है। अगर मैं एग्जांपल की कुछ बात करूं तो जो चिप्स के पैकेट होते हैं, कुरकुरे के पैकेट होते हैं, इनकी नाइट्रोजन पैकिंग की जाती है, क्योंकि अगर उनमें एयर रहेगी तो ये सारी चीज़ें ऑयल की बनी हुई है, इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए इसमें नाइट्रोजन रख दी जाती है। नाइट्रोजन भर देने से क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नाइट्रोजन एक लेस रिएक्टिव गैस है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। अगले तरीके की अगर बात करें हम लोग, तो देखो नेक्स्ट हमारा जो मेथड ऑफ प्रिवेंशन है वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, दैट केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट द फूड फ्रॉम ऑक्सीडेशन। अब एंटी मतलब ही होता है अगेंस्ट, और ऑक्सीडेशन यानी ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट काम करेंगे, यानी ऑक्सीडेशन को रोकेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो जैसे BHT हो गया, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ऐसी BHA हो जाएगा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और भी होते हैं जैसे सिट्रिक एसिड हो गया आपका, सल्फाइट हो गया, बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। तो फूड खराब होने में ऑक्सीडेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, और इन केमिकल की मदद से हम लोग ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं। ठीक है, ये चारों तरीके आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा और भी तरीके हैं, इनको मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। जो पांचवा तरीका है वो ये है कि हम लोग इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं या डार्क एरियाज में रख सकते हैं। तो केप्ट इन डार्क एंड कूल एरियाज, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका फ्रिज हो गया। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा आपकी जो मदर है वो फूड आइटम्स को फ्रिज के अंदर रखती है, जिससे वो कई दिनों तक ख़राब नहीं होते। क्यों? क्योंकि फ्रिज के अंदर उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, अब फूड को देखो प्रिजर्व रखना बहुत ज़रूरी है। इंडिया की पॉपुलेशन वैसे ही इतनी ज़्यादा है, क्रॉप प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है नहीं, फर्टिलाइज़र का हम लोग इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन की नीड को कैसे पूरा करेंगे? इसलिए हमारे पास में अच्छे प्रिजर्वेटिव मेथड्स होने ज़रूरी है। क्लियर है? तो देखो एक बार रिपीट कर देता हूँ। आप वैक्यूम पैकिंग कर सकते हो फूड की, उसे एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो, उसकी नाइट्रोजन पैकिंग कर सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो आप। इसके अलावा आप उसे फ्रिज में रख सकते हो, यानी आप उसको डार्क और कूल एरियाज़ में रख सकते हो। ऐसा करके आप फूड को ख़राब होने से बचा सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। बाकी और भी कई तरीके होते हैं, जैसे शुगर है उसको भी एज ए प्रिजर्वेटिव हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैम और आपके जो जेलीज होती है उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, सोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, आपके जो मीट वगैरह होती है उसके ऊपर सोल्ट का लेप लगा दिया जाता है जिससे कि वो ख़राब ना हो। तो कई सारे तरीके हैं। सोडियम बेंजुएट करके केमिकल होता है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, आपने 8th क्लास में पढ़े होंगे, एक चैप्टर था वहाँ पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसे मिटा देते हैं।
अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? कोर्जन। कोर्जन की अगर बात की जाए, क्या होता है कोर्जन? तो देखो, कोई भी मेटल है, अगर वो मॉइस्चर के या एसिड के या बेस के कांटेक्ट में आता है, तो ऐसी कंडीशन में वो ख़राब हो जाता है, वो कोरोड हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कोर्जन बोलते हैं। तो देखो, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन एनी मेटल कम इन कांटेक्ट विथ एयर, या ब्रैकेट में मैं मॉइस्चर भी लिख सकता हूँ, या एसिड, बेस, एक्सेट्रा, then its surface becomes corrode. This process is known as corrosion. क्लियर है? बिल्कुल इजी है। यानी एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें मेटल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है आपका मॉइस्चर के या एसिड के या बेस के, जिसकी वजह से उसकी सरफेस ख़राब हो रही है, और इस प्रोसेस को हम लोग कोर्जन बोल रहे हैं। अब कई सारे मेटल है जिनका कोर्जन होता है। आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी थी, उस रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो ऊपर की तरफ आपके मेटल्स आ रहे हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी अगर बात की जाए तो ये जल्दी रिएक्शंस करते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें, गोल्ड, सिल्वर है, प्लेटिनम है, इनकी रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है, ये जल्दी से कोरोड नहीं होते। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल हो जाएगा वो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग आयरन का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है हमारे जो व्हीकल्स हैं वो आयरन के बने हुए हैं। तो आयरन में आपने नोटिस किया होगा रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, उसका डिपोजिशन हो जाता है, और धीरे धीरे आपका जो आयरन है वो पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। ठीक है? अब इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी? देखो, एनसीईआरटी में केमिकल रिएक्शन नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी मैं केमिकल रिएक्शन आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। इससे आपका इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा एग्जामिनर पे। जब आयरन की रिएक्शन मॉइस्चर के साथ होती है, मॉइस्चर का मतलब जैसे हवा के अंदर अगर मान लो वाटर है, बारिश होती है, बारिश के बाद में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, वो हवा में रह जाती है। भारी बूंदें नीचे गिर जाती है, हल्की बूंदें हैं वो हवा में कुछ समय के लिए रहती है, जिसे हम लोग उमस भी बोल देते हैं, मॉइस्चर बोल देते हैं, ह्यूमिडिटी बोल देते हैं। तो ये जब आयरन के कांटेक्ट में आती है, तो ऐसे में आयरन है वो इसके साथ रिएक्शन कर लेता है और Fe2O3.XH2 की फॉर्मेशन करता है। ये रस्ट का फॉर्मूला है, इसे याद कर लेना आप। अब जैसे ये मेटल है आयरन का, इसके ऊपर Fe2O3.XH2 की लेयर आ जाएगी। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि आयरन रिएक्शन करता रहेगा मॉइस्चर के साथ में, और ये जो इस पे लेयर आती है, ये लेयर धीरे धीरे डिग्रेड होती रहती है, ख़त्म होती रहती है। तो ये इसको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करती है। वही अगर हम लोग एलुमिनियम की या अदर मेटल्स की बात करें, तो उनके ऊपर जब जैसे एलुमिनियम के ऊपर एलुमिनियम ऑक्साइड की लेयर आती है, तो वो उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से, या मैं कह दूँ कि उसको कोर्जन से रोकती है, कोर्जन होने नहीं देती। लेकिन आयरन के केस में ऐसा नहीं है। आयरन है ये धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है और पाउडर की फॉर्म में ख़त्म होने लग जाता है। अच्छा, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मान लो मेरे पास में एक लोहा है, लोहे का पीस है, उसका मैंने वज़न तोल लिया और उसके बाद उसे मैंने खुले में रख दिया, जिससे वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया और उसका कोर्जन होना स्टार्ट हो गया। तो उस कोरोड आयरन का वज़न ज़्यादा होगा, या फिर सिंपली बिना कोरोजन के जब वो आयरन था तब उसका वज़न था? तो आप मुझे बताना, क्या दोनों का वज़न बराबर रहेगा, या आयरन का वज़न ज़्यादा रहेगा, या फिर कोरोड आयरन का वज़न ज़्यादा रहेगा? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना कि रस्टिंग के बाद वज़न बढ़ता है या घटता है। ठीक है? अब आयरन की अगर बात की जाए तो देखो, आपका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब आयरन पे डिपेंडेंट है। आपके ब्रिजेस हो गए, आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इनकी जो छत है, इनमें जो कॉलम बनाए जाते हैं, इन सब में सरिये का इस्तेमाल होता है। ठीक है? आपके व्हीकल्स, आपके जो डैम बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े जो पुल बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं,
इन सब में मेटल का इस्तेमाल हो रहा है और ख़ास तौर से आयरन का। तो आयरन को रस्टिंग से बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सिल्वर का। अब जैसे आयरन में रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आई थी, वैसे ही सिल्वर है, इस पर ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है। आपने देखा होगा चांदी या चांदी के जो गहने होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। मम्मी के पास में देखा होगा आपने, या आपके पास में मान लो अगर कोई चांदी का गहना है तो आपने नोटिस किया होगा जो ये सिल्वर ज्वेलरी होती है इनमें ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है। वैसे तो अगर हम लोग बात करें तो जो सिल्वर है वो लेस रिएक्टिव है, जल्दी से रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन लंबे समय तक अगर ये रिएक्शन करता रहेगा, पानी के कांटेक्ट में आता रहेगा, तो थोड़ी थोड़ी भी वो रिएक्शन होगी तो भी काफ़ी हद तक ये रिएक्शन हो जाएगी। अब सिल्वर है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड करके एक कंपाउंड बनाता है, जिसकी वजह से ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है सिल्वर के ऊपर। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा सिल्वर की किसके साथ रिएक्शन होती है, तो आप बताओगे हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। किस वजह से ब्लैक कलर की कोटिंग आती है, तो सिल्वर सल्फाइड के कारण। कौन सी गैस रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका कॉपर का है। ये तीनों एग्जाम्पल आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। कॉपर की अगर बात की जाए तो कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। ग्रीन कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड। कॉपर है, जब वो H2O ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा, यानी मैं कह दूं कुल मिलाकर के मॉइस्चर है, गैसेज है, इनके कांटेक्ट में आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में दो कंपाउंड बन रहे हैं। एक है कॉपर हाइड्रोक्साइड और नेक्स्ट है आपका कॉपर कार्बोनेट। अब इनकी वजह से ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। तांबा है, उसमें आपको हरा हरा रंग दिखने को मिलेगा, ऐसे लगेगा जैसे काई जमी हुई है। कई बार आपने नोटिस किया भी होगा, तांबे का बर्तन हम लोग पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब उस तांबे के लोटे के अंदर पानी डाल करके छोड़ देते हैं और कुछ दिनों बाद उसे नोटिस करते हैं, तो नीचे ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है। अब ये ग्रीन कलर की लेयर किस वजह से आई, तो वो जो कॉपर था उसने वाटर, ऑक्सीजन और CO2 के साथ में रिएक्शन कर ली, और जिसकी वजह से कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन हुई और ग्रीन कलर की कोटिंग आ गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तब मैं सारा मिटा देता हूँ। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मेटल फ्रॉम कोरोजन। इसमें पहला तरीका तो बिल्कुल बेसिक है, पेंटिंग करना। यानी कि अगर मान लो हम लोग पेंट कर देते हैं तो मॉइस्चर से डायरेक्ट कांटेक्ट हटा देते हैं मेटल का। खासतौर से ये बेसिक से तरीके हैं, पेंटिंग करना, ऑयलिंग करना, ग्रीसिंग करना। ये छोटे क्लासेस में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मेन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है? देखो, एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर का आ जाना एनोडाइजिंग कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ एल्युमिनियम इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। ठीक है, यानी एल्युमिनियम के ऊपर डिपोजिशन हो गई है एल्युमिनियम ऑक्साइड की, इसका मतलब एनोडाइजिंग हो गया है। अब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इसे किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। आप
जब मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ोगे तब हम लोग इस प्रोसेस को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए तो आप इतना ही समझो। नेक्स्ट जो तरीका है वो है गैल्वेनाइजेशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखो ये कोरोजन वाला जो टॉपिक है ये आपको मेटल नॉन मेटल में दोबारा पढ़ने को मिलेगा, और असल में डिटेल में वहीं दिया हुआ है ये, इसलिए यहाँ पर हम लोग ऊपर ऊपर से इसे पढ़ रहे हैं। गैल्वेनाइजेशन में कुछ नहीं होता, हम जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं हमारे किसी भी डिज़ायर मेटल की सरफेस पे। जिंक है वो लेस रिएक्टिव होगा उस मेटल के मुकाबले, तो जिससे जिंक है वो उस मेटल को कोरोड होने से रोकेगा। क्लियर है? तो जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर मैंने जिंक की लेयर चढ़ा दी, तो इससे आयरन का कोरोजन है वो नहीं होगा, आयरन में रस्टिंग नहीं होगी। नेक्स्ट तरीका है हमारा क्रोमियम प्लेटिंग। अब जैसे हम लोगों ने गैल्वेनाइजेशन में जिंक की लेयर चढ़ाई है, वैसे क्रोमियम प्लेटिंग में हम लोग क्रोमियम की लेयर चढ़ा देंगे। कोटिंग ऑफ क्रोमियम ऑन द सरफेस ऑफ एनी मेटल इज कॉल्ड क्रोमियम प्लेटिंग। क्लियर है? अब ये जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं किसी की लेयर चढ़ाना, जैसे जिंक की लेयर चढ़ाना, क्रोमियम की लेयर चढ़ाना, अब ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किए जाते हैं। इन्हें इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कह सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से भी हम लोग कोरोजन को रोक सकते हैं। ये एक तरीका हमारा अलोइंग भी होता है। अलोय क्या होता है? तो अलोय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल और नॉन मेटल का। ठीक है? अलोइंग करके भी हम लोग मेटल की प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस कर सकते हैं, जिससे कि वो मेटल है वो कोरोड ना हो। ख़ासतौर से हम लोग आयरन की बात करें तो आयरन में जंग लग जाती है, लेकिन वहीं अगर आयरन के अंदर हम लोग निकल, क्रोमियम और कार्बन है, इसे अगर हम लोग मिला दें और इसका एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करें, तो इससे स्टेनलेस स्टील बन के तैयार होता है, उसमें जंग नहीं लगती। तो अलॉय क्या हो जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स और नॉन मेटल इज कॉल्ड अलॉय। 9th क्लास की एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। हालांकि अब तो एनसीईआरटी चेंज हो गई है, 2026 में नई एनसीईआरटी आ गई है, लेकिन हो सकता है उसमें भी ये डेफिनेशन लिखी हो। अब अलॉय के कुछ एग्जांपल है, जैसे ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, सोल्डर हो गया, नाइक्रोम हो गया, बहुत सारे एग्जांपल है। अब हमारे सिलेबस में जनरली हम लोगों को ब्रास, ब्रोंज ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ब्रास आप जानते हो, हिंदी में इसे पीतल बोलते हैं, पीतल के बर्तन बनते हैं। और ब्रोंज भी आपको पता है, ब्रोंज को हिंदी में कांस्य बोला जाता है। स्पोर्ट्स में जो थर्ड पोजीशन गेन करता है उसे ब्रोंज मेडल दिया जाता है, यानी कांस्य पदक दिया जाता है। ठीक है? स्टेनलेस स्टील है, आपने स्टील के बर्तन देखे होंगे, घरों में हमारे इस्तेमाल होते हैं। अब लोहे के बर्तन में अगर आप खाना खाओगे ना, तो उसे जब धोओगे वो गीला होएगा, तो उसमें कोरोजन हो जाएगा, उसमें रस्टिंग हो जाएगी। लेकिन स्टेनलेस स्टील की अगर बात की जाए तो देखो इसमें रस्टिंग नहीं होती है, सबसे बढ़िया यही फ़ायदा है। ठीक है? और सालों साल हमारे जो स्टील के बर्तन हैं वो चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक की कितनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है?